नमस्ते पीपल, स्टार्ट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी टाइम बाद मैं ये फेस कैम वीडियो बना रहा हूँ। पता नहीं क्यों मैंने बनाना बंद कर दिया था, बट नाउ आई एम बैक। आई गेस आई एम बैक, सो आई विल मेक मोर वीडियोस लाइक दिस। जहाँ तक आज की वीडियो की बात हो रही है, आप लोग टाइटल एंड थंबनेल देख के समझ गए होंगे। आज मैं आपको बताऊँगा वियतनाम की कॉस्ट के बारे में, जो मैंने हाल ही में ट्रिप की है। आप मेरे चैनल पर जाके वियतनाम के व्लॉग्स देख सकते हो। तो अगर आप लोग जाना चाहते हो वियतनाम या प्लान कर रहे हो वियतनाम जाने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट रहेगी। क्या क्या चीज़ें आपको क्या करनी है, कितना बजट आपको लगेगा, खासकर अगर आप एज ए कपल जा रहे हो, तो ये वीडियो में वो इन्फॉर्मेशन आपको 100% मिल जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, वियतनाम बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, साउथ ईस्टर्न कंट्री। यहाँ तक जाने के लिए सबसे पहले जो चीज़ आपको चाहिए वो है यहाँ का वीज़ा। पहले यहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल मिलता था, बट अगर आप अभी जाके इनकी वेबसाइट पे देखेंगे तो बोलते हैं वीज़ा ऑन अराइवल बंद है। तो आपको ई वीज़ा लेना पड़ेगा, जो कि काफ़ी हद तक सच भी था, क्योंकि जब हम एयरपोर्ट पे पहुँचे तो ई वीज़ा ही चालू था, वीज़ा ऑन अराइवल बंद था इंडियंस के लिए। बाकी लोगों की कंट्रीज़ के लिए मुझे नहीं पता, मैं इंडियंस के लिए बात कर रहा हूँ। तो ई वीज़ा लेने के लिए दोस्तों आप इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। मैंने यहाँ पे वेबसाइट पे जाके अपनी डिटेल्स भरी और वीज़ा 5 से 6 दिन के अंदर आ गया था। यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम 3 दिन के अंदर आ जाएगा, पर 3 दिन में नहीं आया था, एटलीस्ट आई थिंक 5 दिन लगे थे। और जो वीज़ा की कॉस्ट थी वो थी $25 पर पर्सन। ये मैं बात कर रहा हूँ फरवरी के महीने की 2023 की। क्या पता आप ये वीडियो बाद में देखें तो रेट चेंज हो सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। इन शॉर्ट $25 एक पर्सन के मैंने ई वीज़ा के लिए दिए थे, और ई वीज़ा मेल पे आ गया था, जिसका प्रिंट आउट निकाल के, या आपको प्रिंट आउट नहीं निकालना तो भी चलेगा, फ़ोन पे ये वीज़ा किसी भी अथॉरिटी को दिखा सकते हैं, इंडिया में या वियतनाम में। एक बार जब आप लोग वीज़ा ले लोगे, तब आपको बुकिंग करनी है फ़्लाइट की एंड अकोमोडेशन की। फ़्लाइट की मैं आपको बता दूं, जो हमारा प्लान था वो ऐसा था, क्योंकि वियतनाम जो मोस्टली लोग जाते हैं वो ऐसा करते हैं कि वो साइगॉन भी जाते हैं, बीच में 1-2 सिटी छोटी और कर लेंगे, और हनोई भी जाते हैं। हमारा जो प्लान था वो था दनांग, जो कि सेंट्रल वियतनाम में आता है, छोटी सी सिटी है वियतनाम में ये दनांग। दनांग के बाद हमको जाना था हनोई। तो हमने जो फ़्लाइट बुक की वो थी मुंबई से दनांग के लिए, देन दनांग से डोमेस्टिक फ़्लाइट हनोई के लिए, देन हनोई से मुंबई वापस। अब जैसे मैं आपको प्राइस बताऊं, तो मुंबई से दनांग का जो 2 लोगों का प्राइस था वो था 17,000 रुपीज़ के पास में। जो फ़्लाइट हमने चूज़ की थी एयरलाइन वो थी एयर एशिया। अब एयर एशिया के मैं आपको बता दूं, कंपनी बहुत अच्छी नहीं है या बहुत ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा। एक बेसिक कंपनी है, कम प्राइस में आपको फ़्लाइट में अलाउ करती है। बट ये चीज़ है कि 7 से 8 हज़ार रुपये अगर आप लोग पे करोगे तो आपको खाली 7 kg हैंड लगेज ले जाने के लिए मिलेगा। इफ़ यू वांट टेक मोर बैगेज विथ यू तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। यही चीज़ हमने की। मैं आपको ये टिप बता दूँ, ऐसे टिप मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। ये चीज़, एक तो 7 kg में आपका काम नहीं होगा, अगर आप अकेले जा रहे हैं तो भी आपका शायद काम नहीं होगा, तो बैगेज एक्स्ट्रा ले लेना। ऑनलाइन वो आपको सस्ता पड़ता है। दूसरा, एयर एशिया की फ़्लाइट में लेग रूम काफ़ी ज़्यादा कम होता है, तो अगर आप 5 फुट 7 इंच से ज़्यादा भी लंबे हैं ना, तो आपको इतना लेग रूम नहीं मिलेगा। मैंने इससे बचने के लिए, क्योंकि मैंने वीडियोस देख लिए थे यूट्यूब पे, ऑफ कोर्स मैं भी यूट्यूब पे वीडियोस देखता हूँ, तो लेग रूम काफ़ी कम था, तो इसलिए हमने 1000 रुपीज़ या 1200 रुपये कुछ एक्स्ट्रा दे के इसके ऊपर से एमरजेंसी विंडोज़ ली थी, जिसमें लेग रूम बहुत ज़्यादा था, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ थी मेरे लिए। क्योंकि जब मैंने पीछे दूसरे पैसेंजर्स को देखा, लेग रूम काफ़ी कम होने की वजह से वो ढंग से सो भी नहीं पा रहे थे। और फ्लाइट मुंबई से दनांग की थी 5 घंटे। अब 5 घंटे एकदम ऐसे करके बैठना या लेटना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, तो इस चीज़ से आप बच गए। एक तो बैगेज के लिए एक्स्ट्रा पे किया 1000 रुपीज़, और 1000 रुपीज़ आसपास एक्स्ट्रा लेग रूम के लिए भी किया पे हमने। इसके बाद दनांग पहुंचने के बाद घूम फिर के जो भी था मैं आपको डिटेल में बाद में बताता हूँ। दनांग से जो हनोई की फ़्लाइट बुक की थी वो थी बैम्बू एयरलाइन की, जो कि आई वुड से बेस्ट ऑफ द एयरलाइंस थी जो मैंने आज तक एक्सपीरियंस किया है। उसका जो प्राइस था वो था दोस्तों 4000 इंडियन रुपीज़ के आसपास दनांग से हनोई के लिए, जो कि लगभग 1 से 1.5 घंटे की फ़्लाइट थी। काफ़ी अच्छा लेग रूम था, पूरी फ़्लाइट में बहुत अच्छा लेग रूम था। यहाँ तक पानी की बोतल भी दी, जो कि एयर एशिया में आपको पानी की बोतल भी फ्री में नहीं मिलती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। पर बैम्बू एयरलाइन, जो कि उनकी डोमेस्टिक एयरलाइन है, उसको आप ऑनलाइन जाके उनकी वेबसाइट पर बुक कर सकते हैं। एंड आई विल रिकमेंड, अगर आपको ऑप्शन मिलता है
तो इंटरनली वियतनाम में ट्रैवल करने के लिए आप इस बैम्बू एयरलाइंस का यूज़ कर सकते हैं। ऑफ कोर्स एयरलाइंस हमने इसलिए यूज़ की क्योंकि हम सिर्फ 5 से 6 दिन के लिए गए थे, कोई 10-15 दिन के लिए वियतनाम नहीं गए थे, तो ट्रेन लेना, बस लेना वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। इस वजह से हमने डोमेस्टिक एयरलाइन ली। और वापस आने के लिए हनोई से मुंबई अगेन हमने फ़्लाइट का यूज़ किया जो थी एयर एशिया की, एंड सेम चीज़ वो रिपीट की, एक्स्ट्रा बैगेज के लिए पे किया था एंड एक्स्ट्रा लेग रूम के लिए पे किया था। वीज़ा एयरलाइन के बाद हम बात कर लेते हैं अकोमोडेशन। सबसे पहले हमने दनांग में जो अकोमोडेशन बुक किया था वो था 3 नाइट्स एंड 4 डेज़ का, जिसके लिए हमने पे किए 4,500 रुपये 2 लोगों के लिए। हनोई में जो हमने होटल बुक किया था सेम ड्यूरेशन के लिए, उसके लिए हमने 10,500 रुपये पे किए, और हमने जो बुकिंग की थी वो की थी booking.com से। इसमें रिकमेंडेशन मैंने ये दूंगा, दोनों आपको होटल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोनों होटल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ही बजट फ्रेंडली थे। ऑफ कोर्स हनोई एक कैपिटल सिटी है तो वहाँ पे हमें ज़्यादा पे करना पड़ा। दनांग एक बेसिक सी टूरिस्ट प्लेस है, बहुत छोटी सी है, बहुत ही खूबसूरत है, तो वहाँ पे अकोमोडेशन के लिए हमको इतना पे नहीं करना पड़ा। अब हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं कि वहाँ पे हमने क्या क्या घूमा, कैसे किया, कितना खर्चा आया। एक बार दनांग पहुँचने के बाद हमने वहाँ से ली टैक्सी, क्योंकि टैक्सी छोटी सिटी है तो टैक्सी हमारे पास एक ऑप्शन था मेन सिटी तक जाने के लिए, जो कि ओल्ड टाउन। ओल्ड टाउन बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है, काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट हैं वहाँ पे। होटल पहुँचने के बाद होटल वॉज वेरी नाइस, वेरी नीट एंड क्लीन, एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हमको। थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम ओल्ड टाउन में गए बाहर। वहाँ पे अगर ओल्ड टाउन घूमना है, कुछ उनके हिस्टोरिकल साइट देखनी है, तो हमने 400 रुपीज़ एक पर्सन के लिए पे किए थे। उसके अलावा मार्केट में घूमने के लिए किसी भी टाइप का कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ का ध्यान रखना, जो कि थी करेंसी एक्सचेंज। मैं इंडिया से कम 300 से नहीं $500 लेके गया था। मैं यहाँ से वियतनामीज़ डोंग्स भी ले जा सकता था, बट मुझे वो नहीं मिला, तो मैं $500 इंडिया से वियतनाम लेके गया, और वहाँ पे मैंने वियतनाम के ऑफिशियल बैंक में ये चीज़ एक्सचेंज करवाई। जो करेंसी रेट इंडिया का चल रहा है वियतनाम के हिसाब, डोंग के हिसाब से, वो था 280 रुपीज़, यानी कि एक इंडियन रुपीज़ 280 वियतनामीज़ डोंग्स के बराबर होता है। बैंक में एक्सचेंज कराने का फ़ायदा दोस्तों ये हुआ कि बहुत ही अच्छा एक्सचेंज रेट मिला। $500 जो कि इंडियन रुपीज़ में 35,000 रुपीज़ के आसपास होते हैं, इसके लिए हार्डली हमने 600 से 700 रुपये कमीशन दिया इन टोटल, जो कि बहुत ही अच्छी डील थी। अगर यही आप करेंसी एक्सचेंज बैंक के अलावा किसी भी दूसरी तीसरी जगह पे करवाते हो तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो आई विल रिकमेंड यू कि वहाँ पे जो भी ऑफिशियल बैंक आपको मिलता है गूगल मैप्स में देख लेना, वहाँ पे जाके आप एक्सचेंज करवा सकते हो। अपने पास में पासपोर्ट रखना, एक्सचेंज ऐसे 5 से 10 मिनट के अंदर हो जाता है, ज़्यादा कोई क्वेरी वो लोग नहीं पूछते हैं। और हाँ, करेंसी के साथ एक और ये सवाल आता है कि अगर वियतनाम की करेंसी इंडियन करेंसी के मुकाबले इतनी लो साउंड करती है तो क्या वहाँ पे हमारे खर्चे भी कम होंगे? तो इसका शॉर्ट आंसर है नहीं दोस्तों। वियतनाम की जो इकनॉमी है वो आई वुड से इंडियन इकनॉमी के बराबर ही है या उस जैसी मिलती जुलती है। आपको सुनने में शायद बहुत ज़्यादा लगे, जैसे कि अगर एक कॉफ़ी का प्राइस किसी ने बोल दिया 25,000 डोंग्स हैं, तो वो इंडियन रुपीज़ में 80 रुपीज़ के आसपास होता है, जो आई वुड से आपको गली में भी अगर आप कॉफ़ी पीते हो अपने घर की, तो 70 से 80 रुपये की आज की डेट में कोई कोल्ड कॉफ़ी वगैरह आती है। एक छोटा सा एग्जांपल था, कहने का मतलब ये, जो वहाँ के रेट्स आप पे करते हो वो इंडिया से काफ़ी मिलते जुलते हैं। पानी की बोतल भी आपको 20 से 25 रुपये में मिल जाएगी। जो पार्किंग के लिए आप कभी पे करोगे तो वो भी 30 से 35 रुपये के बीच में होता है। खाने का रेट भी बराबर है। खाने में एक अच्छी चीज़ ये है कि खाने में आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे। दनांग एक छोटी सिटी थी तो वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट ना के बराबर था, आई वुड से नहीं थे, सब वियतनामीज थे, तो लोकल ही खाना पड़ा। बट उसमें भी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको स्ट्रीट फूड खाना है या आपको रेस्टोरेंट्स में खाना है, आपको फैंसी जगह पे खाना है या आपको गली में बैठ के खाना है। हमने तो मोस्टली स्ट्रीट फूड खाया है, तो हमारा खाने पीने में इतना खर्चा नहीं हुआ। दनांग में पहले दिन मार्केट घूमने के बाद दूसरे दिन हमने एक मोटर बाइक अपने ही होटल से रेंट पे ले ली थी, जिसके लिए हमने पे किया था 500 रुपीज़ अ डे। एक ही दिन के लिए बुक की थी। और वियतनाम में किसी भी टाइप का लाइसेंस वाइसेंस देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंडियन हैं, आपके पास इंडिया में लाइसेंस है, तो आप वियतनाम में बाइक चला सकते हो। बाइक हायर करके हम लोग मार्बल माउंटेन घूमने गए। वहाँ का एक अलग से मैंने पूरा का पूरा व्लॉग बनाया, वो जगह कैसी थी, क्या क्या हमने देखा, कितना प्राइस वहाँ का था। वहाँ पे घूमने के बाद हमने बाइक से हर जगह थोड़ा बहुत राउंड लगाया, जो भी छोटी सी सिटी थी, और बहुत सारी चीज़ें देखी। नेक्स्ट डे हम गए सन वर्ल्ड में, जो कि एक अम्यूज़मेंट पार्क, वियतनाम की मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन देखी, जो थी गोल्डन ब्रिज हैंड, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था।
सन वर्ल्ड का बुक टिकट आप या तो वहाँ जाके ख़रीद सकते हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। हमने अपने होटल के थ्रू ऑनलाइन बुक किया था जिसका पैसा 3000 रुपीज़। अब होटल से सन वर्ल्ड जाने के लिए भी हमने टैक्सी बुक की थी जिसके लिए हमने 1200 रुपये कुछ इंडियन रुपीज़ में पे किए थे। ये चीज़ भी अगर हमने अगेन होटल से ही बुक की थी। मैं आपको बता दूं, दानांग जैसे छोटी सिटी में आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना के बराबर मिलता है, इसलिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा पे करना पड़ता है टैक्सी वगैरह में, बट ये चीज़ सब आपको आपका होटल प्रोवाइड करवा देगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं आएगा। दानांग में आई वुड से पहुंचने के बाद हमने 200 से 250 रुपये 2 लोगों के बीच में खर्च किए। होटल प्राइस मैं आपको बता चुका हूँ। दानांग से हम लोग गए हनोई, जो कि वहाँ की कैपिटल सिटी है वियतनाम की। 1 से 1.5 घंटे में पहुँचने के बाद, अब बड़ी सिटी थी क्योंकि हनोई में, तो यहाँ पर दानांग जैसा केस नहीं था। हमको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिले एयरपोर्ट से होटल तक जाने के लिए, तो हमने चूज़ की बस हमको बाहर निकलते से ही हमको मिल गई थी और बस का प्राइस था 170 रुपीज़ पर पर्सन। यही अगर हम टैक्सी लेते तो हमको खर्च करने पड़ते हैं एटलीस्ट 1000 से 1500 रुपये के बीच में होटल तक के। तो हमने बस यूज़ की, 2 घंटा लगा, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा पहुंचने के लिए सिटी तक। पर एक बार सिटी में पहुंचने के बाद हमने थोड़ा चले और अपने होटल तक पहुंच गए। अगेन हनोई में पहली रात पहुंचने के बाद हम लोगों ने वहाँ की सिटी घूमी। हम म्यूज़िकल थिएटर में गए, जिसका अगेन आप स्क्रीन पे विजुअल्स देख सकते हैं। ये सब एक्सपीरियंस करने के बाद में नेक्स्ट डे हम हो ची मिन्ह के मौज़ोलियम गए। मौज़ोलियम जाने के बाद में रेलवे जो ट्रैक में उनके कैफ़ेज़ वगैरह बनाए, उस चीज़ को भी एक्सप्लोर किया, वहाँ के लोकल फूड को एक्सप्लोर किया। पूरा दिन बाहर घूमे और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और आई वुड से इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता है वियतनाम में अगर आप एक समझदारी से अपना बजट लेके चलेंगे। एंड हनोई में काफ़ी ज़्यादा इंडियन रेस्टोरेंट थे खाने के लिए। पर्सनली मेरा बहुत मन किया था, बट ऑफकोर्स मेरी वाइफ ने मुझे इंडियन रेस्टोरेंट में खाने नहीं दिया, सॉरी। बट फिर भी क्या करूँ, मैं इंडियन रेस्टोरेंट में नहीं खा पाया, मेरा बहुत ज़्यादा मन था। पर वहाँ पर अगर आपको खाना है तो आपको अच्छे खासे ऑप्शंस मिल जाएंगे। वियतनाम के दोस्तों बहुत ज़्यादा अच्छे थे, तो घूमने में और ज़्यादा मज़ा आया। हनोई के डे 3 पे हम लोग गए थे ताम कोक रिवर, जहाँ पे हमने बोटिंग की। इसके लिए दोस्तों हमने बहुत जगह पे हमने पैकेजेस देखे। हमारे होटल वाले ने भी हमें पैकेजेस बताए थे, बट हमको थोड़ा ज़्यादा लगा क्योंकि केव्स भी घूमना था, ताम कोक पे बोटिंग भी करनी थी। तो आपको हनोई में अलग अलग जगह पे आपको ट्रैवल एजेंट्स की शॉप्स वगैरह मिल जाएगी। तो हमने 1-2 जगह पे देखा, हमें रेट थोड़ा सा ज़्यादा लगे, बट एक जगह पे रेट अच्छे थे। $50 थे 2 लोगों के लिए, जिसमें बुफे लंच भी था। बस आपको होटल पे लेने आती है, आपको लेके जाती है, गाइड वगैरह आपको हर एक चीज़ मिलती है वहाँ पे। फुल डे ट्रिप होता है, आप लोग चूज़ कर सकते हैं अलग अलग जगह के ट्रिप पे जाने के लिए। निनमिन गए थे, तो हनोई से निनमिन का जो रास्ता था वो था 100 किलोमीटर्स का। सुबह 7-7:30 बजे बस लेने के लिए हमको आ गई थी। एंड अगेन जो पैकेज आप लोग लेते हो दोस्तों, वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों को। जैसे कि लग्जरी बस लाएगी तो आपके लिए पैसे ज़्यादा हो जाएंगे, नॉर्मल बस आएगी तो नॉर्मल पेमेंट करना पड़ेगा। कार से भी जा सकते हो आप, ट्रेन से भी जा सकते हो। ट्रेन वाला जो रूट था, जो कि आप यूट्यूब पे देखोगे निनमिन जाने के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था। 5 बजे उठो, 6 बजे की ट्रेन लो, फिर घूमो, इसमें इतना मज़ा नहीं आता। तो हमने बीच का रास्ता चुना। ना ही हमने कार जितना एक्सपेंसिव चीज़ बुक की, ना हमने ट्रेन जितनी हेक्टिक चीज़ बुक की, हमने बस बुक की। खुद का गाइड मिला, बस आसानी से लेके चले आती है। हमारे साथ में कम से कम 10 लोग और थे, तो उन्होंने गाइड ने ढंग से हमें बताया, घुमाया फिराया। बुफे लंच पे भी लेके गए, जो कि चाइनीज़ वियतनाम कुजीन का मिक्स था, इंडियन खाना किसी भी टाइप का नहीं था वहाँ पे। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि वियतनाम में इतना वेजिटेरियन खाना इंडियंस के टेस्ट बड्स के हिसाब से नहीं मिलता है, तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। ये थाईलैंड की तरह नहीं है जहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हों और उन्होंने हर एक चीज़ उस हिसाब से एडजस्ट करके रखी हो। बस ये, इसके अलावा निनमिन वॉज अ मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग मैंने आज तक अपनी लाइफ में देखी है। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया एंड इट वॉज ऑल पैसा वसूल। हमने ट्रैकिंग भी की, बोटिंग भी की और बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं हुआ। हमने हार्डली इस ट्रिप के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, $50 2 लोगों के लिए पे किए, जो 3500 रुपये के आसपास होते हैं। इट वॉज ऑल वर्थ इट। अगर आपको ये बुक करना है तो मैं कोई डिस्क्रिप्शन में कोई लिंक वगैरह नहीं डालूंगा। अगर आप लोग हनोई जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे ट्रैवल एजेंट मिल जाएंगे। खुद जाके अपफ्रंट बुक करोगे, आप पैसा भी कम करा सकते हो बात करके, तो ये एक ज़्यादा अच्छा रहेगा और बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस भी आपको अच्छा मिलेगा। इट वॉज ब्यूटीफुल। जहाँ तक हनोई की बात होती है, हनोई मैं बोलूँगा दिल्ली मुंबई जितना ही
क्राउडेड है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा लोग हैं। बट पैदल घूमने में, वहाँ के हिस्टोरिकल साइट्स जाने में, वहाँ पे नाइट में शॉपिंग करने के लिए इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस यू कैन गेट। एंड इंडियंस के लिए वियतनाम बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। बच्चों के साथ भी जा सकते हैं, एज ए कपल भी जा सकते हैं, दोस्तों के साथ भी जा सकते हैं। तो आपको किसी भी टाइप का ट्रैवल करना है वियतनाम में तो आप आराम से कर सकते हैं। मैंने पर्सनली दानांग एंड हनोई घूमा। अगर आपको साइगोन घूमना है तो साइगोन को भी ऐड कर सकते हैं और अपनी ये ट्रिप को 10 से 12 दिन का कर सकते हैं। मेरी ट्रिप थी 6 दिन की, 7 दिन की, तो इतना ही हम लोगों ने उसमें ऐड किया था। और जो टोटल कॉस्टिंग हम दोनों की आई थी, मेरी एंड मेरी वाइफ की, 6 से 7 दिन की, जिसमें फ़्लाइट वगैरह अकोमोडेशन सब कुछ ऐड था, वो था 70 to 80,000 इंडियन रुपीज़ 2 लोगों के लिए। अगेन अगर आप हॉस्टल बुक करते हैं, चीप फ्लाइट लेते हैं, जो मैंने एक्स्ट्रा एड ऑन किया वो नहीं करते हैं, तो आप शायद थोड़े से ज़्यादा पैसे बचा सकते हैं। बट इससे ज़्यादा पैसे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत दूर है। थाईलैंड से अगर आप कंपेयर करोगे वियतनाम को, तो थाईलैंड की फ़्लाइट आपको बहुत ज़्यादा सस्ते में मिल जाती है। वहाँ का जो वीज़न अराइवल है वो भी काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। वियतनाम में अभी ऐसा नहीं है। वियतनाम की फ़्लाइट भी 5 घंटे की होती है और थाईलैंड की यहाँ से 2 से ढाई घंटे की होती है, जो कि बहुत ही कम टाइम है जो कि किसी भी फ़्लाइट के लिए। तो 5 घंटे की फ़्लाइट होती है। वीज़ा के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो बस इन चीज़ों का ध्यान रखना। और कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। मैंने आपको बजट बता दिया है, आप ब्लॉग्स लिख सकते हो और आपको जो भी चीज़ पूछनी हो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।